हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 सितंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि 10 में। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की 10वीं तिथि के दिन रामदेव जयंती है और तेजा दशमी का मेला भी लगता है देश भर में कई जगहों पर। खास तौर से राजस्थान राज्य में ये पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो आप सभी को रामदेव जयंती और तेजा दशमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और वहीं दोस्तों, बैंकिंग क्षेत्र के लिए भी आज का दिन इतिहास में बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज ही के दिन दुनिया में पहले एटीएम की शुरुआत हुई थी। 2 सितंबर 1969 को न्यूयॉर्क शहर में दुनिया का पहला एटीएम खुला था। और आज के दिन को वर्ल्ड कोकोनट डे यानी विश्व नारियल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चीन और जापान दौरे की यात्रा करके वापस भारत लौट आए हैं। चीन के तियानजिन से उम्मीद और रूस के भरोसे का तोहफा लेकर दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पीएम मोदी के चीन के दूसरे दिन के दौरान एससीओ समिट में आतंकवाद के खिलाफ भी भारत की एक बड़ी जीत दिखाई दी। पाकिस्तानी पीएम की मौजूदगी में जम्मू पहलगाम हमले की निंदा की और इसमें एससीओ समिट के मेंबर देश भी बोले कि आतंकियों को सजा दिलाना जरूरी है। चीन में पाकिस्तानी पीएम के ही सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू पहलगाम हमले का मुद्दा उठाया। और अच्छी बात यह रही कि एससीओ समिट के सभी मेंबर देश भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हुए हैं। वहीं इस दरमियान पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कार में तकरीबन 45 मिनट तक सीक्रेट बातचीत भी की है। रूसी राष्ट्रपति खुद पीएम मोदी के साथ ही कार में जाने के लिए उनका इंतजार किए 10 मिनट तक उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेट भी किया। और इस एससीओ समिट के समापन के बाद वर्ल्ड मीडिया का क्या रिएक्शन रहा, देखिए आप। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ट्रंप ने भारत की मुश्किलें बढ़ाई, तो द रॉयटर्स बोला मोदी और पुतिन के साथ अमेरिका को चुनौती दे रहा चीन। और चीन में एक अनोखा वाकया ये भी देखने को मिला, जब पुतिन से बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी, तब बगल में खड़े थे पाकिस्तानी पीएम शहबाज, जो कि टकटकी लगाकर देखते रहे। और भी ये एससीओ समिट की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस दरमियान पीएम मोदी ने दुनिया के कई दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात की और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पसंदीदा रेड फ्लैग कार में भी घूमे पीएम मोदी। वहीं मोदी ने चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी भारत आने का न्योता दिया। तो कुछ ये मोमेंट्स रहे चीन में पीएम मोदी के। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, आज 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। और इस सम्मेलन में दुनिया भर के 48 से भी ज्यादा देशों के करीब 2500 प्रतिनिधि शरीक होंगे यानी शामिल होंगे। और ये सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन 2 से 4 सितंबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि में हो रहा है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 सितंबर को बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का भी उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ये उद्घाटन करेंगे। और आज एक रोजगार मेला भी लगने जा रहा। हाई स्कूल और आईआईटी पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में रोजगार मेले का आयोजन होगा। इसमें नॉन टेक्निकल उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। जापान और चीन के दौरे से दिल्ली लौटते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को फोन किया, क्योंकि पंजाब में जो भारी बारिश और बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब सीएम को मदद का भरोसा दिलाया। पंजाब कांग्रेस ने बाढ़ पर पीएम मोदी से भी मदद मांगी। वड़िंग बोले कि राज्य अब इंतजार नहीं कर सकता। 1300 गाँवों में तबाही मची हुई है, किसानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ है, तो केंद्र सरकार तुरंत मदद करे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर तुरंत राहत पैकेज की मांग भी की है। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन पर बातचीत की। पंजाब के 9 जिलों में अभी बाढ़ आई हुई है। जालंधर में भी हाई अलर्ट। अमृतसर में एक किसान की भी मौत हो गई। और पंजाब में इन बाढ़ के हालातों पर बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने भी कहा कि हम पीड़ितों की मदद करेंगे। वो बोले कि चाहे सब कुछ दांव पर क्यों न लगाना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और लोगों से भी इस मदद की मुहिम से जुड़ने की अपील की उन्होंने। चलिए अगली खबर देखिए। भारत की जीडीपी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि साल 2030 तक भारत बन जाएगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आने वाले 4-5 सालों में भारत की इकोनॉमी $7.3 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। और वहीं दोस्तों, बीते महीने अगस्त में भारत का जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा। देखिए, 6.5% की बढ़ोतरी के साथ 1.86 लाख करोड़ रुपए रहा बीते महीने अगस्त का कुल जीएसटी टैक्स कलेक्शन, जो कि पिछले साल की तुलना में 6.5% बढ़ा है। और इससे पिछले वाले महीने जुलाई में 1.96 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे सरकार ने जीएसटी के जरिए। चलिए अगली खबर आ रही कि भारत और चीन की बढ़ती व्यापारिक नजदीकी बढ़ाएगी अमेरिका की बेचैनी। ट्रंप पर अब दबाव बढ़ेगा। हाल ही में जो पीएम मोदी ने चाइनीज राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की, तो उसके बाद दुनिया भर के कई एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि भारत की दोस्ती चीन और रूस के साथ बढ़ रही है। तो ये एक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए चिंता की बात है। और बीते दिन ट्रंप के सलाहकार भी बोले कि रूसी तेल से भारतीय ब्राह्मणों को मुनाफा हुआ और इसकी कीमत पूरा देश चुका रहा है। भारत के चीन और रूस के करीब जाने से दुनिया में अशांति फैलेगी। देखिए, मतलब अमेरिका अब डरने लगा है कि भारत चाइना और रूस के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। और पेट्रोल से मुनाफा कमाने के मामले पर अमेरिकी सलाहकार को जवाब देते हुए भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी बयान देते हुए कहा कि भारत ने नियमों का पालन किया, रूसी तेल से लाभ नहीं कमाया। पीटर नवारो के बयान पर यह जवाब दिया। तो अमेरिका के इन आरोपों का भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए ये भी कहा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत तेल खरीदा, दुनिया को $200 प्रति बैरल कीमत तेल से बचाया, युद्ध फंड करने का आरोप लगाया था भारत पर। और इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा ये भी किया कि भारत अब अमेरिका पर टैरिफ घटा
लौटाने के लिए तैयार है। और अपने इसी दावे पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, भारत को पहले ही कम कर देना चाहिए था। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की यूएस टैरिफ की वजह से अमेरिकी नागरिकों के लिए कुछ जरूरी दवाइयां भी महंगी हो सकती हैं और भारत से चाय निर्यात पर भी गहरा असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ की वजह से कई सारे भारतीय उत्पाद जो है अमेरिका के बाजार में महंगे हो जाएंगे, राइट। तो इससे भारत के उद्योगों को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया और उन्होंने कहा कि भारत से अमेरिका का व्यापार बहुत कम ही रहा है, अब तक के संबंध पूरी तरह से एक तरफा रहे हैं। लेकिन एससीओ समिट के माहौल को देखते हुए अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका का रिश्ता 21वीं सदी के लिए निर्णायक होगा। एससीओ सम्मेलन के बीच अब नरम पड़ते दिख रहे हैं ट्रंप प्रशासन के तेवर भी हैं, क्योंकि इस समिट के बाद एक अमेरिकी दूतावास ने लिखा कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है और ये 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता होगा। तो ये कुछ दोस्तों अमेरिकी मसले को लेकर खबरें चल रही हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, लड़कियों की शिक्षा में योगदान के लिए एजुकेट गर्ल्स को 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। एजुकेट गर्ल्स जो कि एक एनजीओ है, इसको ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिलने जा रहा और ये सम्मान पाने वाली भारत की पहली संस्था होगी। 20 लाख से भी ज्यादा बच्चियों को वापस स्कूल भेजा जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। तो ये एनजीओ ने बहुत ही अच्छी पहल की है ना। और ये एशिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान है जो पहली बार किसी भारतीय संस्था को मिल रहा है, जो कि बड़े गर्व की बात है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया है और चुनाव आयोग भी बोला कि 1 सितंबर के बाद आई आपत्तियों पर अब विचार करेंगे। लेकिन मतदाता अब नहीं कर पाएंगे दावा या आपत्ति। बिहार वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अब तक 32,938 आवेदन भी आ चुके हैं और बिहार में जो चुनावी वेरिफिकेशन का सिस्टम चल रहा है एसआईआर, ये भी नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तियां दाखिल करने पर समय सीमा बढ़ाने की मांग याचिका को भी खारिज कर दिया है। लेकिन अब तक जो आपत्तियां आई हुई हैं उस पर जरूर चुनाव आयोग का कहना कि 1 सितंबर के बाद दायर दावों पर हम विचार करेंगे ऐसा। और वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला, तेलंगाना में 9वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले छात्रों को एमबीबीएस और बीडीएस में मूल निवास आरक्षण का लाभ मिलेगा, जबकि पिछले साल इस नियम को नकार दिया था कुछ कॉलेजों के द्वारा। तो अब इस मुद्दे को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने शुरू की जीएसटी भुगतान की सुविधा भी। प्राइवेट क्षेत्र के बैंक आईडीएफसी फर्स्ट ने अपने ग्राहकों और गैर ग्राहकों दोनों के ही लिए जीएसटी भुगतान सुविधा शुरू की है। आप इस बैंक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीएसटी सबमिट कर पाएंगे। और 2000 रुपए के नोटों को लेकर भी आरबीआई ने रिपोर्ट जारी की, कहा कि अब तक 98.33% बैंक नोट जो हैं वो आरबीआई के पास पहुंच चुके हैं, यानी अभी भी लगभग 1.5% से ज्यादा नोट सर्कुलेशन में है। और यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते महीने अगस्त में 20 अरब से भी ज्यादा के ट्रांजैक्शन हुए हैं। यूपीआई पेमेंट ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाया। और बैंकिंग रूल्स को लेकर एक और बड़ी खबर देखिए, एटीएम चार्ज और कैश ट्रांजैक्शन पर बड़ा बदलाव होने जा रहा। इस बैंक ने कई नियम बदले हैं। दरअसल यस बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया गया है। हालांकि ये नए नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे और ये नियम जो लागू होंगे वो सैलरी, डिफेंस, मर्चेंट अकाउंट्स, इस तरह के अकाउंट के चार्जेस और शर्तों में बदलाव किया जा रहा है। अब ये नए नियमों में क्या क्या चेंजेस हैं, इसकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, दुनिया की दिग्गज एआई कंपनी ओपन एआई जो है चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी, उसने भारत में बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। ओपन एआई बनाएगा 1 गीगावाट क्षमता वाला डेटा सेंटर और इससे देश में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिलेगा। कंपनी का कहना है कि ये उसके स्टारगेट एआई प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा और जल्द ही नई दिल्ली में ओपन एआई कंपनी अपना पहला ऑफिस खोलने की भी तैयारी कर रही है। चलिए बड़ी खबर आ रही, ऑनलाइन मनी गेम पर बैन का असर दिखने लगा। अब एमपीएल कंपनी भी 300 कर्मचारियों की छटनी करेगी और भी कई सारी कंपनियां भारत में कर्मचारियों को निकालने लगी है। जो फैंटेसी गेमिंग कंपनियां थी जैसे ड्रीम 11, पोकर बाजार, एमपीएल, माई 11 सर्किल वगैरह, तो ये कंपनियां अब कर्मचारियों को निकाल रही है। एमपीएल ने 60% और पोकरबाजी ने 45% स्टाफ को निकाल दिया। रियल मनी गेमिंग को बैन करने के जल्दी ये असर दिख रहा है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के प्रतिनिधि भी, और इस दरमियान भी उन्होंने कहा कि जल्द ही ये नए नियम लागू होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से रोकने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार भी बोली कि ये याचिकाकर्ता इंग्लैंड का है और बाहरी व्यक्ति नहीं बताएगा कि कौन सा पेट्रोल हम इस्तेमाल करें ऐसा। तो कुल मिलाकर जो E20 पेट्रोल है जिसमें 20% एथेनॉल मिश्रित किया जाता है, ये नीति भारत में जारी रहेगी। पेट्रोल पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया, याचिका को खारिज कर दिया। चलिए अगली खबर आ रही, इस्तीफे के 42 दिन बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने आवास से निकले। अब अभय चौटाला के फार्म हाउस में रहेंगे वो। विपक्ष ने हाउस अरेस्ट का आरोप भी लगाया था। और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी जल्दी होने वाले हैं। 100% वोटिंग के लिए एनडीए सांसदों की ट्रेनिंग दी जा रही है। बैलेट पर निशान लगाना, मोड़ कर बॉक्स में डालना सिखाएंगे। मतदान से पहले पीएम मोदी सांसदों को डिनर भी देंगे। और उपराष्ट्रपति चुनाव को
लेकर एक और खबर ये भी है कि सांसद अमृतपाल भी उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करेंगे। निर्वाचन आयोग की तरफ से यह फैसला लिया गया। गृह मंत्रालय और असम सरकार के मुख्य सचिव को ऑर्डर भी जारी किया। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, प्राकृतिक आपदा पर पंजाब के 1300 से ज्यादा गाँव में बाढ़ आई हुई है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया जा चुका है और हरियाणा में भी बाढ़ की वजह से 2.5 लाख एकड़ से भी ज्यादा किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है, नुकसान हो चुका है। उत्तर भारत के हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, इन पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर हाईकोर्ट ने सड़कें खाली कराने का आदेश दिया। जो मनोज जरांगे आरक्षण मुद्दे को लेकर अनशन कर रहे हैं, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि मुंबई की सड़कें खाली करें। जरांगे का आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं है और महाराष्ट्र सरकार को भी कहा कि नए प्रदर्शनकारियों को यहाँ आने से रोकें। ऐसा चलिए खबर देखिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। पीओके से आए आतंकियों ने भागने की कोशिश की, सेना ने इलाके में घेराबंदी की। और वहीं देखिए देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि धर्म के काम से मंत्री और नेताओं को दूर ही रखें, क्योंकि ये जहां घुसते हैं आग लगाते हैं। धर्म की आड़ में राजनीति समाज के लिए नुकसानदायक है। एक कार्यक्रम के संबोधन में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये कहा। चलिए खबर देखिए। 12वीं की स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामले की एजुकेशन वाले हिस्से में जरूरी बदलावों के लिए एक याचिका दायर की है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी से भी इस मुद्दे को लेकर जवाब मांगा। और वहीं खबर देखिए, पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण के मुद्दे पर तेलंगाना के प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलेगा। तेलंगाना सरकार के मंत्री और सभी दलों के नेता आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और ये 42% पिछड़ा आरक्षण को मंजूरी देने पर चर्चा होगी। वहीं दोस्तों सीबीआई के पेंडिंग केस को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि सीबीआई से जुड़े 7072 भ्रष्टाचार के केस हमारे देश की अदालतों में पेंडिंग है। इनमें से 2660 मामले तो ऐसे हैं जो 10 साल पुराने हैं और 379 मामले तो 20 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग की एनुअल रिपोर्ट में यह खुलासा सामने आ रहा है। चलिए देश के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया और कहा कि नौकरी में रहने के लिए टीचरों को टीईटी एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ऐसा न करने पर टीचर या तो इस्तीफा दें या रिटायरमेंट लें। टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर महीने की शुरुआत में यह निर्देश दिया कि अब टीचिंग सर्विस से जुड़े सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन के लिए ये टीईटी एग्जाम पास करना, क्लियर करना जरूरी होगा। जिन टीचर्स की नौकरी को 5 साल या इससे ज्यादा बचे हैं तो उन सभी टीचर्स को ये टीईटी एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो इस्तीफा दें या कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। ये टीईटी एग्जाम क्या है देख सकते हैं आप। ये सेंट्रल लेवल पर भी होता है सीटेट और स्टेट लेवल पर भी होता है एस्टेट। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर के सभी राज्यों में शिक्षकों को लेकर ये नया आदेश जारी आ चुका है। उत्तर प्रदेश में भी सरकार ने आदेश में कहा कि शिक्षक भर्ती और प्रमोशन के लिए अब इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब आम भक्तों के लिए नहीं खुलेगा उज्जैन महाकाल मंदिर का गर्भगृह है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि गर्भगृह में किसे प्रवेश मिले यह कलेक्टर का अधिकार है, पुरानी व्यवस्था बहाल होगी। तो उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में आम भक्तों को फिलहाल प्रवेश नहीं दिया जाएगा ना। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष पर स्याही और काले झंडे फेंके। जीतू पटवारी पर लगातार दूसरे दिन भी हमला हुआ। अब भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया। वहीं हिमाचल प्रदेश राज्य आपदाग्रस्त राज्य घोषित हो चुका है। खुद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में यह ऐलान किया और इसके साथ ही हिमाचल में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी लागू हो चुका है। यानी अब डीसी और एसडीएम अपने स्तर पर आपदाओं से राहत के लिए फैसले ले सकेंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया और ये कुछ अहम फैसले लिए गए इस मामले पर देख सकते हैं आप। ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या है और ये कब लागू होता है इस बारे में भी डिटेल देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की डिफॉल्ट बेल पर टला फैसला। अब आज कोर्ट में सुनवाई होगी। हिसार पुलिस ने 2 केसों का हवाला देकर आपत्ति जताई। और एक अपडेट देखिए दोस्तों। रैपर सिंगर बादशाह पहुंचे स्वामी प्रेमानंद की शरण में। उन्होंने पूछा कि सत्य बोलने से रिश्ते और प्यार दूर होता है। संत बोले कि भगवान साथ देता है। मशहूर संत स्वामी प्रेमानंद के आश्रम पहुंचे बॉलीवुड सिंगर बादशाह। और भूकंप पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बीते दिन अफगानिस्तान में आए भयंकर भूकंप में 800 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई, 2800 से ज्यादा घायल हो गए। अभी एक दिन पहले की आधी रात को ये 6 की तीव्रता का भूकंप आया और क्योंकि रात में लोग बाग अपने घरों में सोए हुए थे तो सोते हुए लोगों को उठकर बाहर निकलकर बचने का मौका भी नहीं मिला। मलबे में दबकर अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हर संभव मदद के लिए हम तैयार हैं। और ये अफगानिस्तान में आए भूकंप के झटके हमारे भारत के भी कई राज्यों में महसूस हुए। मध्य प्रदेश से लेकर नागालैंड राज्यों तक हिली धरती। वैसे तो भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में ही था लेकिन इसके झटके दिल्ली एनसीआर तक महसूस हुए। ये देखिए हरियाणा गुरुग्राम की भी कुछ तस्वीरें। आधी रात कांपी धरती, भूकंप के झटके लगे, छत पर लगे झूमर वगैरह भी हिलने लग गए ऑटोमेटिक, है ना। और कुछ बड़ी दुर्घटनाएं देखिए दोस्तों। तेलंगाना में बस और ट्रेलर ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं आंध्र प्रदेश में भी गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान एक ट्रैक्टर पलट गया जिसमें 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। और गुजरात के सूरत में भी कपड़ा मिल में ड्रम फटने से भीषण आग लग गई, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। कई महिला मजदूरों के अंदर फंसे होने की आशंका है। बचाव अभियान अभी भी जारी है। चलिए खबर देखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बातचीत की और बाढ़ प्रभावित इलाकों की जानकारी ली। वहीं बिहार में
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस योजना की डिटेल जानकारी आगे बताऊंगा आपको। और जम्मू कश्मीर में भी देखिए आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने की मांग की जा रही है। वहीं चीन की सफल यात्रा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को बधाई दी। और पश्चिम बंगाल में एक नया नियम लागू हुआ, विधायक और मंत्री अब सुरक्षा गार्डों के साथ यानी अपने बॉडीगार्ड के साथ बंगाल विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में 2 सितंबर आज शाम 5 बजे से होगा लोहा पुल पर यातायात भी बंद। यमुना नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण यातायात और सार्वजनिक आवाजाही पर रोक रहेगी। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश बाढ़ के हालातों के बीच माता वैष्णो देवी की यात्रा 7वें दिन भी स्थगित रही और राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य मंजू शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सनातन धर्म पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट 2026 में उदयनिधि स्टालिन की याचिका पर सुनवाई करेगा। और टेक न्यूज से खबर आ रही, कई हजार गुना तक बढ़ेगी इंटरनेट की स्पीड। भारत के पड़ोसी देश चीन ने दुनिया का पहला 6G चिप लॉन्च किया है। पाकिस्तान में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा को भी 5 सितंबर तक के लिए स्थगित किया गया। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से। अच्छा, वैसे भारी बारिश बाढ़ वगैरह की बातें हो ही रही है दोस्तों, तो चलिए आज के मौसम समाचार पर भी नजर डाल लेते हैं। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, एक तो मौसम विभाग का कहना है कि बीते महीने अगस्त में भी बारिश ने तोड़ा 25 सालों का रिकॉर्ड और अब इस महीने सितंबर में भी झमाझम बारिश होगी। कई नदियां उफान पर रहेगी। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक कई राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया IMD ने। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखते हैं। देखिए हरियाणा में भारी बारिश का हाई अलर्ट, उफान पर चल रही कई नदियां, अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द की गई। गुरुग्राम में भी भारी बारिश को लेकर एडवाइजरी जारी हुई। वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लास लेने के निर्देश जारी किए। हरियाणा फरीदाबाद में भी अगले 48 घंटों में भारी बाढ़ आ सकती है। सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई। संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी हुआ। हरियाणा के कई जगहों पर पानी भरने के चलते सड़कों पर जाम लगा हुआ। जल भराव होने पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ। एक टोल फ्री नंबर आप देख सकते हैं। और ये देखिए हरियाणा में यमुना नदी भी भारी उफान पर चल रही है। जल स्तर 3 लाख क्यूसेक के पास पहुंचा और इसके चलते आसपास के 5 जिलों में बाढ़ का खतरा और भी बढ़ गया है। जमीन कट रही है, बांध रिस रहे हैं, आबादी क्षेत्रों पर अलर्ट जारी हुआ। यह हरियाणा के गुरुग्राम में भी देख सकते हैं भारी ट्रैफिक जाम हो गया और हरियाणा के 6 जिलों में स्कूल भी बंद पड़े हैं। अभी यमुना नगर में भी यमुना नदी ओवरफ्लो चल रही है। हरियाणा के अलावा पंजाब में भी भारी बारिश और बाढ़ से हालात काफी गंभीर है, खास करके 9 जिलों में। मैंने आपको बताया था। गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी ने भी पंजाब की सरकार मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की। बताया जा रहा है कि पंजाब में इस बाढ़ के सीजन में अब तक 29 लोगों की मौत हो गई। एक 15 दिन की बच्ची को बचाया, देवदूत बनी सेना, रेस्क्यू किया। पंजाब में इस बार दोस्तों सामान्य से 74% ज्यादा बारिश हुई। 25 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। 1300 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में चल रहे हैं। चलिए अब देखिए छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट। डोंगरगढ़ में नाला पार करते वक्त एक युवक बह गया, मौत हो गई। बालोद में बारिश के बाद बस स्टैंड में 1 फीट तक पानी भर गया। यात्री काफी परेशान है। और इधर झारखंड में भी, पूरे झारखंड में अगले 2-3 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण मौसम में यह बदलाव की संभावना रहेगी। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में देखिए भरमौर में तो 6 मणिमहेश यात्रियों के शव मिले। हिमाचल के भी 8 जिलों में आज स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। 5 सितंबर तक हिमाचल की सभी ट्रेनें भी रद्द हुई। लैंडस्लाइड की घटनाओं में भी 5 और लोगों की मौत होने की खबर है। और बिहार के मानसून की स्थितियां देखिए, कैमूर में बिजली से 3 महिलाओं की मौत हो गई। 4 जुलसी। भागलपुर में बाढ़ से 1 व्यक्ति की मौत हो गई। मुंगेर के शहरी क्षेत्रों में भी गंगा नदी का पानी भर चुका है। ये देख सकते हैं मुंगेर की तस्वीरें आप। मंदिर घरों के फर्श के भी ऊपर पानी भरा हुआ है, इतनी बाढ़ आई हुई है। अभी भी बिहार के 25 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। बाकी दोस्तों हिमाचल के लिए तो मौसम विभाग का कहना है कि बारिश ने 76 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीते महीने अगस्त में नॉर्मल से 68% ज्यादा बारिश हुई। और गृह मंत्री अमित शाह का प्लेन भी जयपुर डाइवर्ट किया गया। कुछ देर के बाद वो दिल्ली रवाना हुए खराब मौसम की वजह से। राजस्थान में बीकानेर में स्कूटी बाइक समेत एक महिला और युवक भी बह गए। आज और कल भी राजस्थान के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में भी देखिए बारिश आफत की बरस रही है। रतलाम में एक पूरा गांव डूब गया। भोपाल समेत MP के 26 जिलों में गिरा पानी। दमोह में एक मकान ढह गया जिससे 1 व्यक्ति की मौत हो गई। और इधर उत्तर प्रदेश में भी देखिए यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से कई जिलों में अलर्ट मोड पर है अधिकारी। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी भी जारी की। कुल मिलाकर बंगाल की खाड़ी से एक और कम दबाव का क्षेत्र उठेगा, मौसम विभाग ने चेतावनी में बताया, जिसके चलते उड़ीसा से लेकर गुजरात तक कई राज्यों में फिर से पानी बरसेगा। अगले 24 घंटों के दौरान ये लो प्रेशर का एरिया तैयार होगा ना। और उत्तराखंड में भी देखिए मौसम विभाग की चेतावनी, बिगड़ेगा मौसम। गढ़वाल कुमाऊं में मूसलाधार बारिश के साथ भूस्खलन और बादल फटने की भी चेतावनी जारी हुई। देश की राजधानी दिल्ली NCR में भी इस सप्ताह बारिश जारी रहेगी। सितंबर की शुरुआत बौछारों के साथ होगी और इस भारी बारिश की वजह से दिल्ली वासियों को गर्मी से भी राहत मिली है। और दिल्ली में प्रदूषण पर भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि अभी दिल्ली की हवा इस समय सबसे शुद्ध चल रही है। सांस लेने लायक हुई देश की राजधानी। 8 सालों बाद राजधानी में AQI में इतना सुधार देखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों को राहत देने का आश्वासन भी दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए लोगों को मदद का आश्वासन दिया और अधिकारियों को भी निर्देश दिया। कहा कि जल्द से जल्द राहत दें। पंजाब में तो दोस्तों बाढ़ का कहर इतना गंभीर चल रहा है कि 12 जिलों के
2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। आज भी बारिश का रेड और कल येलो अलर्ट रहेगा। बाकी इधर देखिए उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी कई जिलों में, मरेठी बरेली समेत कुछ जिलों में तो स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित हुई। अलीगढ़ में भी सड़क पर नाव चलाई गई। बारिश से यूपी के 6 जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। आज और कल भी 25 जिलों में बादल बरसेंगे। भारी बारिश और भूस्खलन की तस्वीरें देखिए। जम्मू कश्मीर के कटरा के पहाड़ी क्षेत्र में 15 होटल और 65 दुकानें भी बंद पड़ी हैं। बाकी और भी दोस्तों मौसम विभाग के मानचित्र मैप में आप देख सकते हैं अभी उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब, इन 3 राज्यों में तो रेड अलर्ट की चेतावनी है, यानी अति भारी बारिश हो सकती है। और ऑरेंज अलर्ट रहेगा दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, इन राज्यों में ऑरेंज चेतावनी है। ठीक है, बाकी मध्य भारत के कुछ अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट का अपडेट जारी किया मौसम विभाग ने। अच्छा, हमारे भारत के अलावा पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी देखिए दोस्तों बाढ़ के कहर से 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 850 के लगभग लोगों की मौतें हो गई। उफान पर चल रही पाकिस्तान में कई नदियां भी है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सोने के भाव में एकदम से जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। सितंबर महीने की शुरुआत में ही एक ही दिन में सोना 2105 रुपए बढ़कर अभी 1,04,000 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। इसी साल अब तक सोना 28,331 रुपए महंगा हो चुका है, जबकि चांदी के दाम में भी भयंकर बढ़ोतरी हुई और अभी चांदी का भाव 1.25 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच चुका है। एग्जैक्ट आंकड़ा आपको बताऊं तो चांदी की कीमत में 5,228 रुपए की बढ़ोतरी हुई बीते दिन, और चांदी का रेट 1,22,800 यानी ऑलमोस्ट 1,23,000 के लगभग चल रहा है, जबकि पहले इसकी कीमत 1,17,572 थी। ठीक है, और अभी सोने का भाव भी 1,04,493 यानी ऑलमोस्ट 1,05,000 पर पहुंच चुका है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं 18, 22, 24 वगैरह की। ओके, और चलिए दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस के बाद अब अपन कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अप्रैल जून में भारत की अच्छी जीडीपी के नतीजों से शेयर बाजार में तेजी देखी गई। बीते दिन भारतीय स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 555 अंक चढ़कर 80,364 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 198 अंक की तेजी रही। और निवेशकों के लिए खबर है, अमांता हेल्थ केयर का आईपीओ ओपन हो चुका है। इसमें 3 सितंबर तक इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे रिटेल निवेशक। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए। अमेरिकी चुनाव में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वोटर कार्ड होगा अब अनिवार्य। डाक के जरिए मतदान को प्रतिबंधित करने की भी तैयारी कर रही है अमेरिका सरकार। और खबर है, इटली की पीएम मेलोनी की अश्लील डीप फेक फोटो वायरल करने वाली वेबसाइट बंद की गई। 7 लाख सब्सक्राइबर्स थे इसके। और खेल जगत से भी भारत के लिए अच्छी खबर आई। हॉकी एशिया कप में भारत ने लगातार तीसरा मैच जीता। कजाकिस्तान को 15-0 से हराया। अभिषेक के 4 गोल लगे। जुगराज सुखजीत ने भी हैट्रिक लगाई। वहीं महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की प्राइज मनी इस बार पुरुषों से भी ज्यादा है। टीमों के बीच 122 करोड़ रुपए बटेंगे। पुरुष टूर्नामेंट से 39 करोड़ ज्यादा है। और जो आईपीएल सेरेमनी के दौरान कर्नाटक के बंगलुरु में भगदड़ मची, उस भगदड़ में मृतकों की याद में मेमोरियल बनाएगी आरसीबी। क्राउड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल भी बनेगा। 6 पॉइंट्स का मैनिफेस्टो जारी किया आरसीबी ने, ये देख सकते हैं आप। और खबर है, डॉक्टर उर्जित पटेल आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। आरबीआई के 24वें गवर्नर रहते हुए इन्होंने नोटबंदी कराई थी। वही देखिए बॉलीवुड में अब फिल्मों के खराब रिव्यू देना इन्फ्लुएंसर्स को भारी पड़ेगा। प्रोड्यूसर से जबरन वसूली के खिलाफ आईएफटीपीसी लेगी लीगल एक्शन। पैसे न मिलने पर फिल्म को देते थे नेगेटिव रिव्यू, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर वगैरह, है ना। और खबर देखिए, मिस टीन इंटरनेशनल 2025 में केरल की काजिया भी रनर अप रही। स्पेन की लोरेना रुइज के सिर सजा ताज। 24 देशों की सुंदरियां इसमें शामिल हुई। विश्व की सबसे प्रतिष्ठित किशोर सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से एक मिस टीन इंटरनेशनल 2025 ग्रैंड फिनाले का आयोजन ये जयपुर में हुआ। और इसमें स्पेन की लोरेना रुइज ने ये मिस टीन इंटरनेशनल का ताज अपने नाम लिया। देख सकते हैं हम तस्वीर। और ये है भारत की काजिया लिज, जो की रनर अप रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों का विलय किया जाएगा या नहीं, इस पर बीते दिन फैसला नहीं हो पाया। अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। और वहीं उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों के आरक्षण संबंधित शासनादेश भी रद्द करने के खिलाफ सरकार ने अपील की। इस मुद्दे पर भी आज सुनवाई होगी। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में 80 कृत्रिम तालाब बनाकर तैयार किए गए हैं। गणेश चतुर्थी को देखते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने ये योजना बनाई है। और भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक देश का चालू खाता घाटा जून तिमाही में घटकर $2.4 अरब पर आया। आरबीआई की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। और सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। देखिए, चीनी इंजीनियरिंग सामग्री पर लगेगा अब एंटी डंपिंग शुल्क। डीजीटीआर लिफ्ट से जुड़े सामानों पर भी सख्त हुआ। और ये चाइनीज इंजीनियरिंग वस्तुओं पर 5 साल तक के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, भारत का विनिर्माण पीएमआई भी अगस्त महीने में 17.5 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। उत्पादन और नए ऑर्डर में जबरदस्त तेजी देखी गई। और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मानकों के उल्लंघन के चलते एमटीएनएल पर कार्रवाई की। एनएससी ने लगाया 13.5 लाख रुपए का जुर्माना। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि जीएसटी में सुधार की उम्मीद से वाहन, एसी व फ्रिज की खरीद टाल रहे हैं ग्राहक और दुकानदार, क्योंकि अगर सरकार जीएसटी के 2 स्लैब लागू करने का फैसला ले लेती है तो ये काफी सारी चीजें सस्ती हो जाएगी। तो ग्राहक अभी इसी का इंतजार कर रहे हैं। 3-4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक भी होनी है ना। और खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वकील शुभम अवस्थी को बड़ी जिम्मेदारी मिली। लंदन में मेगा समिट के भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे ये। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी देश भर के किसानों को आश्वासन दिया। कहा कि बाढ़ प्रभावित किसान भाई लोग परेशान ना हो। केंद्रीय मंत्री ने अन्नदाताओं से मुलाकात करते हुए कहा कि जरूरी सहायता, आवश्यक मदद दी जाएगी सभी किसानों को। और एक वैज्ञानिकों की रिपोर्ट सामने आ रही
क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पर COP30 के अध्यक्ष ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर तत्काल काम करना जरूरी है, वरना देर हो जाएगी। COP30 के अध्यक्ष 2 लोगों ने ये चेतावनी दी है कि अभी दुनिया जलवायु संकट से निपटने का वक्त गंवा रही है, तो दुनिया के सभी देशों को मिलकर इससे निपटने के प्रयास अभी से शुरू करने चाहिए। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल मस्जिद विवाद में भी यथास्थिति बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए अब समय सीमा और बढ़ा दी है और भारतीय वैज्ञानिकों को एक अच्छी कामयाबी मिली। देखिए, भारत ने बनाई पहली स्वदेशी जल घुलनशील खाद। इससे अब चीन पर आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत की मेड इन इंडिया उर्वरक किसानों तक पहुंच पाएगी, है ना। और एक अच्छी खबर है, अब भारत में भी 1 साल में संभव होगी ऑटिज्म की पहचान। नई तकनीक गेट सेट अर्ली लॉन्च होने जा रही है। वैसे अभी भारत में ज्यादातर बच्चों में ऑटिज्म का पता चलता है 4-4.5 साल की उम्र के बाद, ठीक है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने जो नई तकनीक विकसित की है, इससे बच्चों में ये पहचान सिर्फ 12 महीने में ही हो पाएगी। यह नेत्र ट्रैकिंग तकनीक और व्यवहार विज्ञान की मदद से ऑटिज्म की पहचान के भरोसेमंद नतीजे देती है। वैसे इस तकनीक को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर तैयार किया गया है। चलिए खबर देखिए, एंटीबायोटिक दवाओं का नहीं कर सकेंगे अब अंधाधुंध इस्तेमाल। सरकार ने बनाई नई राष्ट्रीय उपचार गाइडलाइन भी। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से संक्रामक रोगों में एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल को लेकर ये नई गाइडलाइन 2025 जारी की है। इसे देश के 44 एक्सपर्ट डॉक्टरों ने मिलकर बनाया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को नए नियम के निर्देश भी भेज दिए हैं और सभी डॉक्टरों को भी अनिवार्य रूप से एंटीबायोटिक दवाइयां देने से पहले क्लिनिकल सैंपल प्रयोगशाला में भेजना होगा। तो ये हॉस्पिटल में इलाज और दवाइयों को लेकर सरकार की तरफ से नया आदेश, नए नियम लागू किए गए, ठीक है ना। और खबर आ रही, वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार होंगे उद्यमी। अमर उजाला के MSME फॉर भारत पोर्टल का भी लोकार्पण हुआ। वही देखिए, भारतीय सेना की समुद्री युद्ध क्षमता में भी इजाफा होगा। 1 लाख करोड़ से 9 पनडुब्बियां खरीदेगा भारत। 2 सौदों की तैयारी कर रहा रक्षा मंत्रालय भी। इसको लेकर बातचीत जारी है। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची। वहीं टेक्सटाइल कंपनियों के लिए भी खुशखबरी आई। सरकार ने PLI स्कीम की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। 30 सितंबर 2025 तक ये एप्लीकेशन विंडो को बढ़ा दिया। तब तक अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सेक्टर में कंपनियां PLI स्कीम का लाभ ले पाएंगे, है ना। और लोन लेने वालों के लिए भी बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए, इन 2 बैंकों ने सितंबर महीने से ही इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दरें घटा दी हैं। और उन बैंकों में शामिल है दोस्तों, एक तो पंजाब नेशनल बैंक PNB और दूसरा बैंक ऑफ इंडिया BOI। दोनों ही बैंकों ने सितंबर से ही अपनी MCLR ब्याज दरों में कटौती की है और इनमें PNB ने तो 15 बेसिस पॉइंट की कटौती की है और BOI ने 5 से 15 बेसिस पॉइंट तक की ब्याज दरें घटाई है। तो इससे इन दोनों ही बैंकों के जरिए होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन वगैरह की EMI में थोड़ी राहत मिल सकती है ना। ये देख सकते हैं आप, पंजाब नेशनल बैंक के अब अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग नए MCLR रेट क्या होंगे और इसी तरह से बैंक ऑफ इंडिया के भी रेट लिस्ट आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, इन 12 देशों के लिए शुरू हुआ मारुति ई विटारा का एक्सपोर्ट। मारुति सुजुकी ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल ई विटारा का निर्यात करना भी शुरू कर दिया है और अभी निर्यात इन देशों में हो रहा है, ब्रिटेन, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क वगैरह में। हालांकि इस लिस्ट में अमेरिका शामिल नहीं है। और खबर देखिए, मैक्स हॉस्पिटल में अब नहीं चलेगी नीवा बूपा की केसलेस सुविधा। पॉलिसी होल्डर्स को केस में करना होगा भुगतान। बजाज एलियांज का मुद्दा सुलझने के बाद अब इस मैक्स हॉस्पिटल्स में भी ये समस्या देखी जा रही है। 10,000 से भी ज्यादा अस्पतालों में केसलेस की सुविधा उपलब्ध होती है इसके जरिए ना। चलिए खबर देखिए, दिल्ली में बंद होंगे 31 मोहल्ला क्लिनिक। यहाँ काम कर रहे लोगों को भी स्थानांतरित करने के निर्देश दिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने। और देखिए, उत्तराखंड में अग्निवीरों को समूह ग के वर्दीधारी पदों पर मिलेगा 10% क्षैतिज आरक्षण, यानी 10% फ्लैट रिजर्वेशन दिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए भी ये आरक्षण का बेनिफिट मिलेगा ना। और वहीं देखिए, अब हिमाचल में बिजली मित्रों की नियुक्ति करेगी सुक्खू सरकार। विधायक रणधीर शर्मा ने भी इसको लेकर सुझाव दिया। और खबर आ रही, छत्तीसगढ़ सुकमा में फोर्स को मिली बड़ी कामयाबी। 3 नक्सली गिरफ्तार हुए, IED प्लांट करने की तैयारी कर रही थी। वहीं झारखंड में भाजपा महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी का भी आरोप लगाया है। PM नरेंद्र मोदी और उनकी माता के प्रति अपशब्द कहने का जो आरोप लगा बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान, तो इस मुद्दे को लेकर अब काफी कंट्रोवर्सी देखी जा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश ग्वालियर में भी इस मुद्दे पर भाजपा ने घेरे कांग्रेस दफ्तर। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में राहुल गांधी के पुतले भी फूंके गए। आमने सामने आए कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ता भी। और वहीं देखिए, इधर राहुल गांधी ने कहा कि हम हाइड्रोजन बम के साथ तैयार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी दावा किया कि अगले 6 महीने में गिरेगी सरकार। तेजस्वी ने कहा कि 2 भाजपाई बिहारियों को ठगने निकले हैं। और पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए, राहुल गांधी ने पटना में वोट अधिकार मार्च निकाला। बैलगाड़ी और भैंस से पहुंचे कार्यकर्ता और इसके चलते सड़कों पर काफी ट्रैफिक जाम भी हो गया। स्टेशन रोड, GPO गोलंबर, JP गंगा पथ पर 4-4 घंटे तक फंसे रहे लोग बाग। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। आखिरकार राहुल गांधी की वोट जोड़ो अधिकार यात्रा खत्म हो चुकी है। और बिहार के सहरसा में अब 8 सितंबर को NDA का भी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। और बिहार राजगीर में भी 3 सितंबर को NDA का महासम्मेलन होगा ना। चलिए अगली खबर देखिए, 1 सितंबर के बाद भी स्वीकार किए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। बिहार में SIR मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बड़ी राहत दी है चुनाव आयोग की मनमानी के बीच। और वहीं देखिए, दुनिया को मिला चीन का तोड़। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बना डाला 17 साल का रिकॉर्ड। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के PMI में ये अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरकार की तरफ से डेटा जारी किए गए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उछाल के बाद अब PMI 59.3 पर पहुंच चुका है। और भारत
भारत के रियल एस्टेट सेक्टर्स पर भी अच्छी रिपोर्ट आ रही कि भारत के शीर्ष रियल एस्टेट डेवलपर्स को FY26 यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 में लगभग 1.5 लाख करोड़ की बुकिंग्स होने का अनुमान है। चलिए खबर देखिए, बिहार में बनेंगे 3 नए 5 स्टार होटल। पटना में राज्य सरकार और कुमार इंफ्रा ट्रेड के बीच MOU साइन हुई है। वहीं खबर है, देश का पहला AI बेस्ड ट्रांसलेटर आदिवानी मोबाइल ऐप का बीटा वर्जन लॉन्च किया सरकार ने। अब सिक्योर रखी जा सकेगी जनजातीय भाषाएं भी। और खबर है, दिल्ली की सड़कों पर 35 साल बाद लौटेगी डबल डेकर बसें। इलेक्ट्रिक और AC बसों से लेस होगी ये, जल्दी राजधानी में आपको चलती हुई नजर आएगी। वहीं खबर आ रही, फेस्टिवल सीजन में लोगों को राहत देने के लिए इंडियन रेलवे की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। अब ट्रेन छूटने से 15 मिनट पहले तक भी रेलवे टिकट की बुकिंग हो पाएगी। एक्सप्रेस ट्रेनों में टिकट बुक करा पाएंगे आप, है ना। वहीं देखिए, अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच भी अमेरिका के अलास्का में भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। इस युद्धाभ्यास में मॉडर्न वॉरफेयर खास फोकस में रहेगा। भारतीय टीम भी रवाना हो चुकी है। 1 सितंबर से 14 सितंबर तक ये अलास्का के फोर्ट वेनराइट में आयोजित होने जा रहा है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि सोमवार को बढ़ जाता हार्ट अटैक का खतरा। वैज्ञानिकों की स्टडी में भी खुलासा हुआ है कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक जो आते हैं सप्ताह में, वो सोमवार के दिन आते हैं। मतलब ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और टेक न्यूज से खबर आ रही, फ्लिपकार्ट के बाद अमेजोन कंपनी भी जल्दी अपनी फेस्टिवल सेल शुरू करेगी। स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी, लैपटॉप वगैरह सस्ते में खरीदने का मौका होगा। और केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना है कि किसानों की शिकायतों के लिए विशेष पोर्टल बनाया जाएगा, जिस पर किसानों को तुरंत समाधान मिल पाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से घोषणा की गई। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में शुरू की डायल 112 सेवा। अब एक ही जगह पर मिलेगी आपात सुविधाएं। वहीं गौतम अडानी की कंपनी बनाएगी स्टील्थ फाइटर जेट। 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर दांव खेलने की तैयारी की जा रही है। और खबर है, भारतीय रेलवे और SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक समझौता किया है, जिसके तहत रेलवे कर्मचारियों को बेहतर बीमा लाभ मिलेगा। भारतीय रेलवे और भारतीय स्टेट बैंक ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके मुताबिक SBI में वेतन खाता रखने वाले रेलवे कर्मचारियों को दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 1 करोड़ रुपए तक का बीमा कवरेज मिलेगा। जिन रेलवे एम्प्लॉइज का मतलब SBI में सैलरी अकाउंट है, उनको ये फायदा मिलेगा ना। बाकी ये कुछ और बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। और वही खबर है, वैश्विक स्तर पर 121 जैव कंपनियों में से 21 अब भारत की हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिपोर्ट जारी की। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही, इस सप्ताह सैमसंग, रियलमी समेत 4 मोबाइल फोन लॉन्च होंगे। वही देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षक दिवस के दिन टीचर्स करेंगे प्रदर्शन। और भारत के लिए गर्व की बात देखिए, हरियाणा भिवानी की बॉक्सर ने चीन में जीता मेडल। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अनुष्का को सिल्वर मेडल मिला। मेनी कांग्रेट्स। और खबर है, दिल्ली सरकार इन परिवारों को देगी घर और रोजगार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान करते हुए कहा कि कुमंतु समुदाय के परिवारों को अब स्थायी आवास दिया जाएगा और आजीविका प्रदान की जाएगी इस नई योजना के तहत। वही देखिए, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में भी शुरू किया अभ्यास युद्ध कौशल 3.0। कठिन जलवायु परिस्थितियों में भी युद्ध की तैयारियों का आकलन किया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया। NHM में सभी अटैचमेंट रद्द किए। कर्मचारियों को मूल स्थान पर ज्वाइन करने के निर्देश भी जारी किए। नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक की तरफ से आदेश जारी हुआ। और खबर आ रही, झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में एक बड़ा फैसला आया। न्यायिक आयोग करेगा अब मेरिट लिस्ट की जांच। वहीं मोटर व्हीकल टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया और कहा कि इस्तेमाल न होने वाले वाहनों पर कोई रोड टैक्स नहीं लगा सकती है सरकार। और देखिए, वायुसेना की एक्सरसाइज के लिए जारी हुआ नोटिस। जोधपुर में ड्रोन और विमानों के उड़ानों पर अब प्रतिबंध रहेगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गरजेंगे मिराज और सुखोई विमान। और इसी युद्धाभ्यास के चलते जोधपुर में ड्रोन पर बैन लगाया गया। 1-2 सितंबर को ये युद्धाभ्यास हो रहा भारतीय वायुसेना का। और रेलवे से खबर आ रही है, अक्टूबर में यूपी आगरा से होकर गुजरेगी 100 स्पेशल पूजा ट्रेनें। 3rd AC और स्लीपर कोच में सबसे ज्यादा मारामारी चल रही है अभी। वहीं उत्तर प्रदेश में भी फिर चली तबादला एक्सप्रेस ट्रेन। योगी सरकार ने 13 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर किया। और खबर देखिए, राजस्थान जोधपुर पहुंचे मोहन भागवत। 5 से 7 सितंबर को अखिल भारतीय समन्वयक बैठक में शामिल होंगे। अब 8 दिन तक जोधपुर में ही रहेंगे वो। और अभी यहाँ ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगी, मैंने आपको बताया ना। और वही खबर है, उत्तर प्रदेश में अब किसानों को आसानी से मिलेगी खाद। विभाग ने नई व्यवस्था भी बनाई है। प्लान आप देख सकते हैं। और टाटा मोटर्स की घरेलू बिक्री अगस्त में 2% घटी। EV सेल्स ने नया रिकॉर्ड बनाया। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में वाहन चालकों की सुविधा के लिए शुरू हुई ऑनलाइन भुगतान की सुविधा। यूपी हाथरस से ही है ई चालान की सुविधा शुरू हो चुकी है। और बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर देखिए, महिला रोजगार योजना में जीविका दीदियां होगी लाभान्वित। पहली किस्त में मिलेंगे 10-10 हजार रुपए। बिहार की नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 18 से 60 साल तक की महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदन का प्रारूप भी तय हो चुका है। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी बनाई गई है, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। अगर नीतीश सरकार की इस योजना से 10,000 का फायदा लेना है तो जीविका दीदी समूह से जुड़ना होगा और बिहार सरकार के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। ठीक है ना। वही देखिए, बिहार में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी खुलने वाले हैं कई सारे। सरकार की तरफ से ये नया प्लान ऑफर भी निकाला गया। और खबर देखिए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के लिए AI आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च किया। कनेक्शन, सहयोग और परिणामों का द्वार। वहीं केंद्र सरकार ने रिपोर्ट में बताया कि गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की संख्या 2029-30 तक बढ़कर 2.25 करोड़ से भी ज्यादा होने का अनुमान है। और मॉर्गन स्टैनली ने भी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP
वृद्धि दर का अनुमान संशोधित कर 6.7% किया। और खबर आ रही कि नवरात्रि से दिवाली के बीच बढ़ सकता है 3% महंगाई भत्ता। 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा हो सकता है। केंद्र सरकार ये प्लान कर रही है। वहीं देखिए भारत ने पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग की सुविधा शुरू की है गुजरात के इस रूट टोल प्लाजा पर। और ई बस अपनाने के मामले में उड़ीसा राज्य 5वें स्थान पर है। वहीं आरबीआई ने भी रिपोर्ट में बताया कि वित्त वर्ष 2026 में निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय 21.5% तक बढ़ेगा। और खबर है सिंगापुर को 2025 जीपीआई में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया। वहीं देखिए एनईसीडी ने देश भर में 2000 ई गवर्नेंस सेवाओं को एकीकृत किया। और आईसीसी और गूगल ने भी महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। और खबर देखिए बुलेट जैसे महंगे 2 व्हीलर्स पर भी 18% ही जीएसटी लगाया जाए। रॉयल इनफील्ड के एमडी ने भी सरकार से ये अपील की है ताकि ग्राहकों के लिए बुलेट खरीदना सस्ता हो, है ना। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स पर जुर्माने की राशि को 4 गुना तक घटाया गया। अब 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स वाले संस्थान ही इसके दायरे में आएंगे। सरकार ने नियमों में कुछ संशोधन किया। ये देख सकते हैं आप पहले क्या नियम थे और अब क्या नियम है, ठीक है। वहीं दिल्ली जा रहा गृह मंत्री अमित शाह का प्लेन जयपुर डाइवर्ट किया गया। जम्मू कश्मीर से लौट रहे थे वो तो भी। और देखिए राजस्थान में मीडिया कानून और नैतिकता पर एक नई किताब का विमोचन किया कानून मंत्री मेघवाल ने। वहीं राजस्थान में एक और नया आदेश जारी हुआ। अब मंत्री की बिना मंजूरी के बिना नहीं होगी विदेशी सामानों की खरीद। शिक्षा विभाग ने ऑफिसों में स्वदेशी सामान का ही उपयोग करने के आदेश जारी किए। राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट, फैशन, ब्यूटी और फर्नीचर की सबसे ज्यादा शॉपिंग हो रही है। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की जल्दी शुरुआत होगी। अमेजोन ने भी वर्कशॉप का आयोजन किया। और खबर है राजस्थान रेलवे से भी अपडेट आ रहा। लाल कुआं राजकोट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। जोधपुर स्टेशन पर भी रुकेगी है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया। इसका मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। इस दरमियान सीएम बोले कि ये भारत का समय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सूर्योदय से सूर्योदय तक हो समय की गणना। सीएम हाउस पर यह वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया और कहा कि रात 12 बजे दिन बदलने का कोई मतलब ही नहीं है। और इस घड़ी में आगे आने वाले 7000 वर्षों का पंचांग देखा जा सकता है। और इसके मोबाइल ऐप पर भी ये सुविधा अवेलेबल होगी। वहीं मध्य प्रदेश में पर्यटकों की सुविधा के लिए भी जल्दी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी बड़ा ऐलान किया है। और इसके अलावा दिल्ली में उद्योगपतियों से भी संवाद यानी बातचीत करेंगे सीएम मोहन यादव। टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश की संभावना पर मंथन होगा। 3 सितंबर को ये बातचीत होगी। और खबर देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भोपाल में शव यात्रा निकाली गई। शोक पत्र भी छपवा दिए। 13 दिन बाद मृत्यु भोज भी होगा। 50% टैरिफ के विरोध में लोगों में इतना गुस्सा देखा जा रहा। देखिए जरा खबर है छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हड़ताल शुरू की। न्यूनतम वेतन और सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने की मांग है इनकी। महिलाएं भी सड़क पर उतर आई। और महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ में 3 राज्य स्तरीय सम्मान भी आवेदन के लिए ओपन है। 26 सितंबर तक आवेदन किया जा सकेगा इस पोर्टल के माध्यम से। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम मिला। वापस नौकरी पर नहीं लौटे तो बर्खास्त कर दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री बोले कि सेवाएं प्रभावित हो रही हैं इससे। और उत्तर प्रदेश में देखिए सरल होंगे अब गंभीर बीमारियों वाले बंदियों की रिहाई के नियम। महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकता के आधार पर जेलों से रिहा करने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये नए निर्देश जारी किए। और वहीं हरियाणा सरकार के नई पहल देखिए राज्य में पहली बार चलेगा सूदखोरों के खिलाफ अभियान। हाई लेवल मीटिंग में ये फैसला लिया गया। और अभी भारी बारिश के हालातों के चलते हरियाणा में सभी फील्ड अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। 5 सितंबर तक के लिए आदेश जारी हुआ। और भारी बारिश के चलते कई जिलों में स्कूलों में भी छुट्टियां बढ़ाई गई। पंजाब में भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया हरियाणा राज्य। सोनीपत के किसानों ने आर्थिक मदद जुटाई। 18 सितंबर को महापंचायत का भी आयोजन होगा। करनाल में भी भारतीय किसान यूनियन ने मासिक बैठक में ऐलान किया पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को मदद दी जाएगी। और उत्तराखंड में भी देखिए 4 धाम हेमकुंड साहिब यात्रा को स्थगित किया गया। 5 सितंबर तक रोक लगाई। ओके और चलिए दोस्तों अब अपन कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए सरकारी नौकरी पर अच्छी खबर आ रही है। आईबीपीएस ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 13,217 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट रहेगी 21 सितंबर। और इग्नू यूनिवर्सिटी में भी प्रवेश और री रजिस्ट्रेशन की तारीख 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई। वहीं सीसीआरएएस में भी 394 पदों के लिए आवेदन भर्ती निकली है। 22 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। ओके और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज मकर राशि वालों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफी अच्छा दिन रहेगा। मीन राशि वालों को भी प्रमोशन की खबर मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। कमेंट करके लिखिए उस राज्य का नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज के साथ फीचर होने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।